सो मेरी पिछली टॉक में जो आपने सुना उसी से ही आगे हम फॉरवर्ड जाएंगे। आई डोंट वांट टू रिपीट अननेसेसरीली, बट शुरू करने के लिए कि काइलोमाइक्रॉन, VLDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी प्रोटीन्स एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या है, ये मैंने पिछली टॉक में समझाया। आगे इसके बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो दूसरा होता है कि अगर आप इसी को केमिकली तोड़ो तो जो चर्बी के पार्टिकल्स हैं, लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स हैं, उनको जब आप तोड़ो तो उसमें से क्या मिलेगा? कोलेस्ट्रॉल। जैसा मैंने बताया, जो हमने खाया या जो लिवर ने बनाया वो भी कोलेस्ट्रॉल है। जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनमें से मिलेंगे। उसके अलावा लिपोप्रोटीन्स मिलेंगे। तो लिपोप्रोटीन्स अपो ए, अपो बी, ये सब बाद में हम बातें करेंगे उसके लिए। पर आपको बेसिक ये समझना है कि सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल का, और उसके बाद कंपोनेंट होता है ट्राइग्लिसराइड्स का। जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो मेनली खाने से आए हैं। कोलेस्ट्रॉल इन अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन 20 से 30% खाने में आया है। इन अ इंडियन पर्सन जो कि दूध पी रहा है पर बहुत ज़्यादा नहीं पी रहा है, 10% खाने से आएंगे, 90% लिवर बना रहा है। इन अ वीगन पर्सन 98-99% कोलेस्ट्रॉल खुद ही लिवर बना रहा है। ठीक है, इतना समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रॉम हियर ऑन वी सी ए सिनेरियो, कहाँ इसका मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेशन है। सो आपको अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाला मेरा वीडियो याद हो तो मैंने उसमें बताया हुआ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जनक है एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा कार्ब्स, एक्स्ट्रा रिफाइंड कार्ब्स पर्टिकुलरली एंड शुगर्स। तो मैंने बताया था शुगर और मैदा भाई भाई हैं। तो शुगर, मैदा या कोई भी और रिफाइंड कार्ब्स जब हम लेते हैं तो उससे इंसुलिन बढ़ता है, एंड वो लगातार सालों साल तक लेते रहने में वी रीच अ स्टेट कॉल्ड एज हाइपर इंसुलिनीमिया। मतलब जब इंसुलिन के लेवल बहुत ज़्यादा है खून में और वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं शुगर को, उस स्टेज तक इंसुलिन बढ़ता रहता है, एक लिमिट तक स्टेज बढ़ता रहता है, और उस समय तक शुगर खून में बहुत कम मिलती है, पेशाब में शुगर नहीं मिलती है, पर इंसुलिन के लेवल बहुत हाई हैं। इसको हमने कहा था प्री डायबिटीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम का स्टेटस। अगर आपको याद हो, नहीं हो तो आप मेरी वो टॉक अलग से सुनिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो मैं कहने वाला हूँ यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो इस सिनेरियो में जहाँ पे इंसुलिन ज़्यादा है और उस सिनेरियो में जहाँ इंसुलिन नॉर्मल लेवल पे, बहुत फ़र्क होता है। पूरा कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म का फ़र्क मेनली इसी पे आ जाता है कि इंसुलिन कैसा है, स्टेटस कैसा है इंसुलिन का। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ, इन अ नॉर्मल इंसुलिन या लो इंसुलिन लेवल में कोलेस्ट्रॉल कैसे आपके शरीर में मूव कर रहा है। सो जो खाया हमने वो काइलोमाइक्रॉन्स बन गया, जो लिवर ने बनाया वो VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के तौर पे खून में आया। ये दोनों बहुत ही एनर्जी रिच, फैट रिच पार्टिकल्स हैं जो कि सॉल्यूबल हैं, डिजॉल्व हैं हमारे ब्लड में, और पूरे शरीर में घूम रहे हैं, न्यूट्रिशन पहुंचा रहे हैं। जब ये न्यूट्रिशन पूरी जगह पे पहुंचा रहे हैं तो जिस सेल को जहां जरूरत पड़ी उसने वो ले लिया, ट्राइग्लिसराइड ले लिया, कोलेस्ट्रॉल ले लिया। अब नए सेल्स बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा, हार्मोन्स बनाने के लिए ज़रूरी है। जो भी स्टीरॉइड्स होते हैं हमारे, जो आप टेस्टोस्टेरॉन मेल्स का हार्मोन होता है, फीमेल्स का हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सब बने इसी कोलेस्ट्रॉल से, विटामिन डी। तो इसीलिए इन सब का लिंकिंग बहुत ज़्यादा है इस सब से। सो जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स हमारे खून में हैं वो हर सेल्स तक पहुंचाने का काम ये कैरियर मॉलिक्यूल्स करते हैं, और जैसे जैसे ये कंज्यूम होते रहते हैं। अब VLDL पहुंचा एक सेल पे, सपोज उसके पास 100 यूनिट थी कोलेस्ट्रॉल की, इस सेल ने 10 यूनिट ले ली, अब 90 बचा। तो अगले सेल के पास पहुंचा, वो 90 से 80 हुआ, तीसरे सेल के पास पहुंचा, 80 से और कम हुआ। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का कंपोनेंट उनका यूज होता जाता है बॉडी में, और VLDL से फिर IDL बना, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये IDL जो है उससे फिर LDL बना, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन से बन गया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इट्स सिंपल है ना, उसमें अननेसेसरी टर्मिनोलॉजी डाल के ना कंफ्यूज करते हैं। पुराने जमाने में जब पता नहीं था तो जब तक नॉलेज आधा होना बहुत कंफ्यूज करता है, लोग रट्टा मारते रहते हैं, पर जब समझ में आ जाता है तो फिर इट लुक्स लाइक ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। सो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे LDL इज द लास्ट थिंग जो कि जिसने कि खाना पोषण पूरा सेल्स तक पहुंचा दिया। अब ये LDL वापस जाता है लिवर में, और फिर आगे इसके साथ जो होगा वो एक अलग बात करेंगे हम। इसी जगह पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्डियक सेकंड ओपिनियन का दूसरा क्लिनिक हमने खोल दिया है। इट इज़ बैंग ऑन गोल्फ कोर्स रोड एंड इट इज़ ऑन
DLF फेज 1 मेट्रो स्टेशन के बगल में। सो गुड़गांव में हमारे अब 2 क्लिनिक है, एक निर्वाणा कंट्री में, एक है DLF फेज 1 मेट्रो स्टेशन के साथ में। सो आप जो भी मुझे क्लिनिकली दिखना चाहते हो वो इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। बाकी जिनको भी लिखित में क्वेरी भेजनी है वो आप दूसरे नंबर पे हमारे देते रह सकते हैं। सो LDL ने अपना काम कर दिया। अब LDL वापस लिवर की तरफ जाता है। जब ये वापस लिवर की तरफ जाता है, लिवर इसको मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है। इसमें से कुछ कंपोनेंट है जो डिस्कार्ड हो जाता है। लिवर बाइल के जरिए, अब कहाँ इसका हमारे बाइल जूसेस जो बाइल के जरिए लिवर के कुछ हिस्से LDL के कुछ हिस्से निकल जाते हैं और वो लैट्रिन के जरिए, पॉटी के जरिए, पॉटी से बाहर निकल जाते हैं बाइल जूसेस से। सो इन जनरल ये एक कंप्लीट साइकिल है जो VLDL से शुरू होके LDL कंज्यूम हुई। अब इसमें शुगर का क्या रोल है? अब शुगर इज अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन शुगर है, इसमें एनर्जी है, इसमें 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज हैं। सो हिस्टोरिकली इंसान को एक्स्ट्रा शुगर कभी नहीं मिली थी। 12,000 साल 13,000 साल पहले ही एग्रीकल्चर शुरू हुआ। इंसान इस धरती पर 2 लाख सालों से है। सो कार्ब्स का अति तभी हुई जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ। एग्रीकल्चर से पहले इंसान को जो मिलता था वही खाता था और खाना हमेशा कम अवेलेबल होता था, तो वो सिनेरियो इंसान के लिए मेटाबॉलिकली बहुत हेल्दी था। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में शुगर का रोल मैंने आपको बहुत बार समझाया है। उसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए शुगर के साथ साथ रिफाइंड कार्ब्स, ये वर्ड आप जोड़ना शुरू कर दीजिए। आई एम ट्राइंग टू टीच यू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज शुगर टू बी अवॉइडेड। उसके मतलब आप मान के चलिए वो प्राइमरी स्कूल का कॉन्सेप्ट था। अब मिडिल स्कूल में मैं आपको समझा रहा हूं कि शुगर और सिंपल कार्ब्स दोनों इक्वली बैड है। ठीक है, अब यहां पे जब हम देखेंगे कि देखिए नॉन वेजिटेरियन फूड को या फिर दूध को, अंडे को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। इंसान ने फूड स्टोरेज के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए जब अनाज पैदा करना शुरू किया वो स्टोर करने लगा। फिर धीरे धीरे बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन उससे बनने लगे, बहुत ही टेस्टी टेस्टी फूड उससे बनने लगा। अब it is all fine until it is consumed in moderation or in small amounts. Excess of food जो कैलोरीज के फॉर्म में हमारे शरीर में जाता है उससे कोलेस्ट्रॉल हमारा लिवर खुद बनाएगा। अब होता क्या है कि आपने जब सिंपल शुगर्स लेना शुरू कर दिए, अब सुक्रोज क्या है जो हमारा नॉर्मल शुगर है वो दैट इज लाइक ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इंसान बहुत कम अमाउंट में फ्रूट्स के थ्रू बहुत पहले से खाता रहा है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों जब सुक्रोज में आने लगे और सुक्रोज का कंजम्पशन बढ़ने लगा, कॉमन शुगर का चलन बढ़ने लगा, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन हमारे लिवर पे आने लगा। अब जब फ्रुक्टोज का कंपोनेंट को तो हम डायरेक्टली बहुत जला नहीं सकते हैं, बट ग्लूकोज कंपोनेंट सीधे सीधे हम मेटाबोलाइज कर सकते हैं, सीधे सीधे हमारे सेल्स उसको यूज कर सकते हैं। तो होता क्या है, फ्रुक्टोज लिवर में जाता है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए और ग्लूकोज बिकम्स द प्राइमरी करेंसी आफ्टर यू हैव ईटन शुगर्स और सिंपल कार्ब्स। जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज है खून में तो इंसुलिन निकलेगा। इंसुलिन इज द इंस्पेक्टर। इंसुलिन को जैसे ही ग्लूकोज मिला, इंसुलिन बोलेगा नहीं नहीं मेरा काम सबसे पहले, मुझे ट्रैफिक फ्लो ठीक रखना है, तो वो ग्रीन सिग्नल दे देगा कि ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाओ। इंसुलिन डज नॉट वांट शुगर टू बी इन द ब्लड। ग्लूकोज ब्लड में घूमे इंसुलिन को पसंद नहीं। यही प्रॉब्लम की जड़ है और यही सच्चाई है कि जब इंसुलिन शुगर को या ग्लूकोज को अंदर सेल्स में डालता है तो शुगर नॉर्मल हो जाती है ब्लड में। आपने खाया अंदर चला गया, आपने खाया अंदर चला गया। ऐसा करते 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 एक लेवल आता है जब आप ज्यादा शुगर खाने लगो, जो कि आजकल के बच्चों में तो 2 साल 1 साल से बचपन से है, दूध में शक्कर मिला के देते हैं। सो जब ये चीजें होने लगी तो अब इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगा। सो नाउ इट हैज बिकम अ डिक्टेटरशिप। जो पुलिस का काम था, पुलिस के पास पावर बढ़ती रही, उस पुलिस ने पावर ऐसी स्टेज तक ले आए कि वो डिक्टेटर बन गया। यही बीमारी की जड़ है कि आपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिया, इंसुलिन ने सेल्स में डाला। अब सेल्स कौन से होते हैं? लिवर के सेल्स हैं जो कि सबसे पहले लेते हैं, वहाँ चर्बी बना देते हैं, वहाँ कोलेस्ट्रॉल बना देते हैं, फैटी लिवर हो जाता है। वैसे ही सेल्स जो कि फैट सेल्स है हमारे, अब बेचारे फैट सेल्स बदनाम इसीलिए हुए हैं क्योंकि उसमें चर्बी है, पर चर्बी आई कहाँ से? जो एक्स्ट्रा शुगर खा रहे हैं उससे। बात को समझे आप? ऐसे ही जो एक्स्ट्रा शुगर मिलती रही
कमर बढ़ती रही, चर्बी होती रही, इंसान मोटा होता रहा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आता रहा। हाई इंसुलिन के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो जैसे होता है ना, पावर अगर डिक्टेटरशिप में बदल जाए तो डिक्टेटरशिप जब तक वो अच्छा डिक्टेटर है वो समाज के लिए बहुत बढ़िया है, पर जब खराब डिक्टेटर हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। तो इंसुलिन इज अ गुड डिक्टेटर, क्योंकि शुगर कम रखना जरूरी है, तभी तो डायबिटीज नहीं होगा। इसीलिए जब शुरुआत में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, हमारी बॉडी बहुत अच्छे से लेती रहती है, बचपन बीत जाता है, टीनेज बीत जाती है, जवानी बीत जाती है, और ऐसे में अच्छा डिक्टेटर बढ़िया हेल्दी लाइफस्टाइल चला के चल रहा है। बट देन देयर इज अ पॉइंट जहां इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आया, उस समय अब क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा शुगर आ रहा है कि बॉडी अब उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही है। इसी को प्री डायबिटीज कहते हैं। जब ये प्री नहीं हो रहा है तो अब कोलेस्ट्रॉल पर क्या फर्क पड़ रहा है कि काइलोमाइक्रॉन्स, जो कि मैंने बताए थे पार्टिकल्स, और वीएलडीएल वो लेके निकले अपने कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड्स को, इनको लेके निकले, पर डिक्टेटर ने बोल दिया रुक जाओ, आप एनर्जी नहीं दे सकते हो, पहले मुझे ग्लूकोज का निपटारा करना है। तो सेल्स को जो प्राइमरी न्यूट्रिशन मिलने लगा वो ग्लूकोज से मिलने लगा। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को अनलोड कर ही नहीं पा रहा है ये सारे वीएलडीएल और काइलोमाइक्रॉन्स। तो खून में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगे, खून में टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, खून में पार्टिकल जो है ये वीएलडीएल, आईडीएल, एलडीएल बढ़ने लगे। जब ये बढ़ने लगे तो अब इनके बेचारे करें क्या? इंसुलिन इज द डिक्टेटर, इंसुलिन ने बोला हुआ है कि भाई पहले तो ग्लूकोज को निपटाना है। सो जब तक ग्लूकोज चल रहा है खून में ज्यादा, ये सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होते होते जब खून में बहुत देर जोड़ते रहें तो दे बिकम ऑक्सीडाइज्ड। जब ये ऑक्सीडाइज्ड पार्ट्स ऑफ एलडीएल में रखा हुआ फैट, जो भी सारे कोलेस्ट्रॉल्स हैं और ट्राइग्लिसराइड्स हैं, वो जब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में मिलने लगते हैं तो प्रॉब्लम होती है, एंड दैट बिकम्स बैड फॉर अस। सो एलडीएल बाय इटसेल्फ इज नॉट बैड फॉर अस. Oxidized fats inside the LDL eventually become bad for us. और वो जो वैल्यूज हमें मिलने लगी, अब हमने जब टेस्ट करना शुरू किया, LDL बढ़ा हुआ है, ये बीमार यही बीमारी कर रहा है, VLDL बढ़ा हुआ है, यही बीमारी कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, यही बीमारी कर रहा है। तो सोच साइंस की पहले ऐसी थी। टिल 1990s जब मेरा MBBS खत्म हो रहा था, उस समय तक भी ये रिसर्च बुक्स में नहीं आई थी। मैंने जो बुक्स में पढ़ा था ऐसा नहीं पढ़ा था जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, पढ़ना पड़ा। बट ये अब हर डॉक्टर को पता है, हर वैज्ञानिक को पता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों होता है। इट इज अ स्टेट ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया वेयर इंसुलिन इज कॉजिंग द ट्रबल एंड मेकिंग श्योर कि ये जो ग्लूकोज है वो पहले कंज्यूम हो, और उसके चलते LDL, VLDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल और बढ़ने लगते हैं। प्रॉब्लम इज नॉट दैट। अब इस वीडियो के आखिरी पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और इसको कैसे ठीक करें।